सबसे पहले आप सभी के लिए एक मैसेज। अपने हौसलों को यह मत बताओ कि तुम्हारी तकलीफ़ें कितनी बड़ी हैं। अपने हौसलों को यह मत बताओ कि तुम्हारी तकलीफ़ें कितनी बड़ी हैं, बल्कि अपनी तकलीफ़ों को ये बता दो कि तुम्हारा हौसला कितना बड़ा है, तुम्हारा हौसला कितना बड़ा है। मैं अशोक पटवा आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का विषय है संविधान संशोधन। और संविधान संशोधन में जो बेसिक फैक्ट होते हैं, जिनको समझना, जिनको जानना हर किसी के लिए ज़रूरी है, उनके बारे में हम देखेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे इस वीडियो में कि कौन कौन से महत्वपूर्ण संशोधन हैं जिनको लेकर अक्सर परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं और भविष्य में भी पूछे जाते रहेंगे। तो ऐसे संशोधन को भी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो शुरू करें आज का वीडियो। संविधान संशोधन। और संविधान संशोधन का जो अधिकार है भारत में, वो किसको दिया गया है? तो याद रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ संसद को दिया गया है। कौन से अनुच्छेद के तहत दिया गया है? तो याद रखिएगा, आर्टिकल 368। इसका उल्लेख कौन से भाग में है? संविधान के किस भाग में आर्टिकल 368 का उल्लेख है? तो याद रखिएगा, भाग 20 में, पार्ट 20 में संविधान संशोधन और उसकी प्रक्रिया का विस्तार पूर्वक उल्लेख किया गया है। ये संविधान संशोधन की प्रक्रिया भारतीय संविधान में कहाँ से लाई गई है? तो याद रखिएगा, भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से इसको लिया गया है। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं भारत में संविधान संशोधन का अधिकार सिर्फ और सिर्फ संसद को दिया गया है। दूसरा प्रश्न ये आता है कि आखिर संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार कितना है, या संसद संविधान के किस हिस्से को संशोधित कर सकती है या किस हिस्से को संशोधित नहीं कर सकती है? तो इसका उत्तर है कि संविधान को संशोधन करने का पूरा अधिकार भारतीय संविधान ने किसको दिया है? संसद को दिया है। इस बारे में हम देखें तो सर्वोच्च न्यायालय में कुछ महत्वपूर्ण केस आए हैं, जिनमें से पहला केस था शंकरी प्रसाद केस। और इस शंकरी प्रसाद केस में सर्वोच्च न्यायालय ने साफ और स्पष्ट कहा कि भारत में संविधान संशोधन का पूरा अधिकार संसद को है। इसके बाद अगला केस सर्वोच्च न्यायालय में फिर से आया, कौन सा? सज्जन सिंह केस। इस सज्जन सिंह केस पर भी सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णय पर अडिग रही और संविधान में संशोधन का पूरा अधिकार संसद को दिया गया। इसके बाद अगला एक और महत्वपूर्ण केस आया सर्वोच्च न्यायालय में, वो था गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। और गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 की बात है ये। इस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पुराने निर्णय को पलट दिया और ये कहा कि संसद को संविधान में संशोधन का अधिकार है, लेकिन मौलिक अधिकारों को लेकर संसद कोई संशोधन नहीं कर सकती। बहुत बड़ी समस्या हो गई। तो फिर संसद तुरंत एक्टिव हुई और सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय को निष्क्रिय करने के लिए संविधान में 24वां संशोधन किया गया 1971 में। और उसमें संसद ने संशोधन के माध्यम से ये स्पष्ट कर दिया कि संविधान में संशोधन करने का अधिकार संसद को पूरा है। और तो और इसी 24वें संशोधन में ये भी स्पष्ट कर दिया कि संशोधन को लेकर राष्ट्रपति के पास कोई अधिकार नहीं है, सिर्फ वो सहमति देंगे और अनिवार्य रूप में सहमति देंगे। इसके बाद हम देखें अगला और सबसे महत्वपूर्ण केस कौन सा? केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य। और केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य का जो केस था 1973 में, इसमें 24वें संशोधन को ही चुनौती दी गई थी। लेकिन इस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में साफ और स्पष्ट कर दिया कि संविधान में संशोधन करने का पूरा अधिकार संसद को है, किंतु परंतु। और वो किंतु परंतु क्या था? कि संसद कोई भी ऐसा संशोधन नहीं कर सकती जिससे संविधान का मौलिक ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर प्रभावित होता हो। तो फिर समस्या ये आई कि आखिर संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? सर्वोच्च न्यायालय ने अपने अलग अलग निर्णयों में अलग अलग समय पे बताया है कि आखिर ये मौलिक ढांचा क्या है। तो हम देखें मौलिक ढांचा क्या है। तो संविधान की सर्वोच्चता मौलिक ढांचा है। भारत में संसदीय लोकतंत्र मौलिक ढांचा है।
भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका मौलिक ढांचा है, भारत में निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव प्रणाली मौलिक ढांचा, ऐसे बहुत सारे पॉइंट जो मौलिक ढांचा माने गए हैं। तो केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य का जो निर्णय था, यही निर्णय अभी तक मान्य है और ये माना जाता है कि भारत में संविधान को संशोधन करने का पूरा अधिकार संसद को है, किंतु परंतु लगाकर। अगला सवाल ये उठता है कि जैसे संविधान में संशोधन करने का अधिकार संसद को दिया गया है, क्या वैसा ही अधिकार राज्यों को भी दिया गया है क्या? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं दिया गया है। राज्यों को सिर्फ इतना अधिकार है कि जब तीसरे प्रकार का संविधान संशोधन होगा, जिसमें आधे से ज़्यादा राज्यों की सहमति ली जाती है, तो उस प्रकार के संशोधन में राज्य अपनी सहमति दे भी सकते हैं और अपनी सहमति नहीं भी दे सकते हैं। इसके अलावा राज्यों को संविधान संशोधन की प्रक्रिया में कोई अधिकार नहीं दिया गया है। अगला सवाल मन में ये उठता है कि संसद को अधिकार है पूरा, तो संसद का गठन तो 3 अंगों से होता है, तो क्या संसद के तीनों अंगों को संविधान संशोधन की प्रक्रिया में बिल्कुल बराबर का अधिकार है क्या? जी नहीं। हम देखें संसद के 3 अंग कौन? एक है राष्ट्रपति, जो कि सबसे प्रमुख अंग है, प्रेसिडेंट। तो संविधान संशोधन में इनको क्या अधिकार है? तो राष्ट्रपति के पास कोई अधिकार नहीं है। 24वें संविधान संशोधन के द्वारा ये तय कर दिया गया कि कोई भी संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रपति के पास आएगा तो राष्ट्रपति अनिवार्य रूप से उस पर सहमति देंगे, अपने वीटो का प्रयोग नहीं कर सकते। तो याद रखिएगा, राष्ट्रपति के पास सिर्फ सहमति देने के अलावा कोई अधिकार नहीं है। बाकी के 2 अंग हम देखें, एक है राज्यसभा और एक है लोकसभा। ये राज्यसभा है और ये है लोकसभा। तो इनके पास क्या अधिकार है? बिल्कुल बराबर अधिकार है। कहने का मतलब संविधान संशोधन का जो विधेयक है वो पहले किस सदन में लाया जाएगा कोई अनिवार्य नहीं है। चाहे तो लोकसभा से भी लाया जा सकता है और चाहे तो राज्यसभा से भी लाया जा सकता है। दोनों में से कोई भी सदन से ये प्रस्ताव शुरू हो सकता है। आवश्यक ये है कि दोनों सदन में बारी बारी से स्पष्ट बहुमत से ये संशोधन प्रस्ताव पारित होना चाहिए। अगर लोकसभा से लाया गया, यहाँ पारित हो गया, इसके बाद राज्यसभा में जाएगा, यहाँ पर भी पारित हो गया, तब वो राष्ट्रपति के पास जाएगा। तो हम देखें तीनों अंगों में राष्ट्रपति के पास सिर्फ इतना अधिकार है कि वो सहमति देने के लिए बाध्य हैं। बाकी राज्यसभा और लोकसभा दोनों के पास बिल्कुल बराबर का अधिकार है। दोनों के सहमति के बगैर, दोनों में से किसी भी एक के सहमति के बगैर कोई भी संविधान संशोधन नहीं हो सकता। तो क्या संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान? जी नहीं। संविधान संशोधन के विषय पर कोई भी संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं है। अगर एक सदन ने पारित कर दिया मान लीजिए और दूसरे सदन ने उसको खारिज कर दिया, तो वो संविधान संशोधन विधेयक समाप्त माना जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो इन दोनों ही सदन को बिल्कुल बराबर का अधिकार है। इसके बाद हम देखें संविधान में संशोधन करने के प्रकार, कितने प्रकार से संविधान में संशोधन किया जा सकता है। तो उसके पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि हमारे यहाँ जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वो हमारे संविधान के लक्षण से मिलती जुलती है। मतलब ये कि भारतीय संविधान न तो पूरी तरह कठोर संविधान है और न ही पूरी तरह लचीला संविधान है, बल्कि कठोरता और लचीलेपन का अद्भुत सम्मिश्रण है। और इसी का प्रभाव हमारे यहाँ संविधान संशोधन के प्रकार पर देखा गया। हम देखें इसके लिए एग्जाम्पल, ब्रिटेन का संविधान कैसा है? बिल्कुल लचीला है। मतलब वहाँ पर संविधान संशोधन बिल्कुल सामान्य बहुमत से कर लिया जाता है। जैसे उस देश में कोई भी नियम कानून बनाया जाता है सामान्य बहुमत से, बिल्कुल वैसे ही वहाँ संविधान संशोधन भी सिर्फ सामान्य बहुमत से कर लिया जाता है। तो वहाँ का संविधान कैसा है? बिल्कुल लचीला है। उसके जस्ट अपोजिट हम देखें अमेरिका, USA, वहाँ का संविधान कठोर है। वहाँ पे संविधान संशोधन सामान्य बहुमत है ही नहीं। वहाँ सारे के सारे संविधान संशोधन विशेष बहुमत से ही होंगे, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, वहाँ पे राज्यों की सहमति लेना भी अनिवार्य माना गया है। मतलब विशेष बहुमत, इसके अलावा 3/4 75% राज्यों की सहमति के बाद ही वहाँ पर संविधान संशोधन किया जा सकता है। तो हम देखें अमेरिका का संविधान बहुत कठोर संविधान है और यही कारण है कि अमेरिका में इन 200 सालों में, अमेरिका को बने 200 साल लगभग हो गए, तो मात्र 26 संशोधन हुए हैं।
हम भारत की बात करें तो भारत में दोनों प्रकार की बातें ली गई हैं। भारत में कुछ ऐसे संशोधन हैं जो सामान्य बहुमत से कर लिए जाते हैं, कुछ ऐसे संशोधन हैं जो विशिष्ट बहुमत से किए जाएंगे, और कुछ ऐसे भी संविधान संशोधन होते हैं जिनमें विशेष बहुमत के साथ साथ राज्यों की सहमति भी ली जाती है। तो दोनों के बीच का रास्ता है। कहने का मतलब ये है कि कठोरता और लचीलेपन का सम्मिश्रण होने के कारण भारतीय संविधान में 3 प्रकार से संशोधन किया जा सकता है, जिनमें से पहला प्रकार कौन सा है? तो पहला प्रकार है सामान्य बहुमत से किए जाने वाले संशोधन। अब ये सामान्य बहुमत क्या हुआ? तो सामान्य बहुमत का मतलब ये है कि सदन में उपस्थित संख्या का 50% से ज़्यादा। जैसे मान लीजिए लोकसभा, अब लोकसभा में कार्रवाई चल रही है, उस दिन लोकसभा की कार्रवाई में कितने लोग हैं? 400 लोग हैं। तो 400 लोगों का 50% + 1 मतलब 201 कम से कम अगर इतने लोग हैं तो उसको सामान्य बहुमत माना जाएगा। आखिर इस सामान्य बहुमत से किस प्रकार के संशोधन किए जाते हैं? मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे नए राज्यों का निर्माण, तो हम देखें ये कुछ प्रमुख विषय हैं जिन पर सामान्य बहुमत से संशोधन कर लिए जाते हैं, और ये ऐसे विषय हैं, ऐसे संशोधन होते हैं इनको संविधान संशोधन की नंबरिंग में शामिल नहीं किया जाता। जैसे देखिएगा, नए राज्यों का गठन करना है तो सामान्य बहुमत। इसी प्रकार से किसी राज्य में अगर विधान परिषद का गठन करना है, सामान्य बहुमत से किया जाएगा। नागरिकता संबंधी कोई कानून जोड़ना है, घटाना है, कुछ नया करना है तो सामान्य बहुमत से कर लिया जाएगा। कोरम व्यवस्था, हमको मालूम है कि भारत में कोरम व्यवस्था कितना माना गया है? 10%, मतलब सदन का 10% लोग जब उपस्थित होंगे तभी उस सदन की कोई भी कार्यवाही वैध मानी जाएगी, मान्य मानी जाएगी, चाहे वो सदन कोई सा भी हो, चाहे वो लोकसभा हो, राज्यसभा हो, विधानसभा। कोरम, तो इस कोरम व्यवस्था में कुछ कम ज़्यादा करना है तो सामान्य बहुमत से। वेतन भत्ता सामान्य बहुमत से, और प्राय वेतन भत्ते का मैटर जब आता है तो चाहे वो संसद की बात हो, चाहे वो राज्यों की विधानसभा की बात हो, सामान्य बहुमत मांगा जाता है, लेकिन 100% बहुमत से इसको पारित किया जाता है अपने वेतन को बढ़ाने को। और देखिए, चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन करना है, क्षेत्र में कम ज़्यादा करना है, या फिर जनजातीय क्षेत्र का प्रशासन, याद रखिएगा बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वो 5वीं अनुसूची के तहत जनजातीय प्रशासन हो, चाहे वो 6वीं अनुसूची के तहत जनजातीय प्रशासन हो, सामान्य बहुमत से ही संशोधन किया जाएगा। तो ये सब ऐसे मैटर हैं जिनको सामान्य बहुमत से संशोधित कर लिया जाता है। तो याद रखिएगा कि सामान्य बहुमत से किए गए संशोधन को संविधान संशोधन के नंबरिंग में शामिल नहीं किया जाता है। दूसरा प्रकार हम देखें, संविधान संशोधन का दूसरा प्रकार कौन सा है? विशेष बहुमत से प्रस्ताव करना। ये विशेष बहुमत क्या है? विशेष बहुमत का मतलब है कि सदन का 2/3 बहुमत, लेकिन ये 2/3 बहुमत जो है वो सदन की कुल संख्या के 50% से ज़्यादा होना चाहिए। जैसे मान लीजिए लोकसभा, अब लोकसभा में कुल कितने सदस्य हैं? 545। अब 545 का 50% + 1 कितना होता है? हमेशा 273 प्लस ही होता है। तो 2/3 बहुमत हो, लेकिन वो 2/3 बहुमत किससे ज़्यादा हो? 273 से ज़्यादा हो। मान लीजिए लोकसभा में उस दिन की कार्रवाई में 300 लोग आए, अब 300 का 2/3 बहुमत कितना होगा? 200, 200+, वो मान्य नहीं होगा। क्यों? 273 प्लस में होना चाहिए। तो याद रखिएगा, विशेष बहुमत का मतलब है सदन के 2/3 बहुमत, लेकिन वो 2/3 बहुमत सदन की कुल संख्या के 50% से कम नहीं होना चाहिए। तो ये कहलाता है विशेष प्रकार का संशोधन, विशेष बहुमत से संशोधन। और संविधान के अधिकांशतः हिस्से में इसी दूसरे प्रकार से संशोधन किया जाता है। जैसे मौलिक अधिकारों में कुछ संशोधन करना है, कुछ जोड़ना है, जैसे नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल थ्योरी, इसमें कुछ जोड़ना है, संशोधन करना है। भारत की प्रस्तावना, प्रियम्बल में अगर कुछ संशोधन करना है, तो ये सब ऐसे विषय हैं, संविधान के अधिकांश विषय हैं जिनको दूसरे प्रकार से, मतलब विशिष्ट बहुमत से संशोधित किया जाएगा। तीसरा प्रकार हम देखें संविधान संशोधन का, वो है विशिष्ट बहुमत प्लस आधे से ज़्यादा राज्यों की सहमति। तो ये कुछ प्रमुख विषय हैं जिनको संविधान संशोधन के तीसरे तरीके से, तीसरे प्रकार से संशोधित किया जाता है। ये तीसरा प्रकार क्या है? तो याद रखिएगा, इसमें पहले संसद के दोनों सदन में
विशेष बहुमत से ये प्रस्ताव पारित किया जाएगा। विशेष बहुमत मैं आपको बता चुका हूँ कि 2/3 बहुमत होना चाहिए और ये 2/3 बहुमत किसी भी दशा में सदन के 50%, कुल संख्या के 50% से कम नहीं होना चाहिए। तो दोनों सदन बारी बारी से विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करेंगे, बाद इसे राज्यों के पास भेजा जाएगा और राज्यों के पास जब भेजा जाएगा तो आधे से ज़्यादा राज्यों की सहमति ली जाएगी। कुल 28 राज्य हैं तो आधे से ज़्यादा राज्य मतलब कम से कम 15 राज्य इसको सहमति देंगे, तभी ये विधेयक जो है वो राष्ट्रपति के पास जाएगा और जब राष्ट्रपति की सहमति मिल जाएगी तब ये अधिनियम के रूप में लागू हो जाएगा। तो संविधान के बहुत ही महत्वपूर्ण विषय अगर उनमें संशोधन करना है तो वो इसी प्रकार से किया जा सकता है। जैसे देखिएगा, राष्ट्रपति का निर्वाचन है या निर्वाचन की जो प्रक्रिया है उसमें कुछ संशोधन करना है। इसी प्रकार हम देखें संघ और राज्यों की कार्यपालिका शक्ति को अगर विस्तृत करना है उसमें संशोधन करना है। इसी प्रकार से संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेशन कम ज़्यादा करना है, या फिर 7वीं अनुसूची का कोई भी विषय हो उसमें संशोधन करना हो, जीएसटी परिषद के मामले में अगर संशोधन करना हो, या संविधान संशोधन की प्रक्रिया के बारे में कुछ चेंज करना हो, या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के संबंध में कुछ प्रावधान करना हो, ये सारे ऐसे महत्वपूर्ण विषय हैं जिनको अगर संशोधन करना है तो तीसरे प्रकार से ही संशोधन किया जा सकता है। तो संविधान में 3 प्रकार से संशोधन किया जाता है। पहला सामान्य बहुमत, दूसरा विशिष्ट बहुमत और तीसरा है विशिष्ट बहुमत प्लस आधे से ज़्यादा राज्यों की सहमति। हम देखें अभी तक भारत में 105 संशोधन हो चुके हैं। 105 संशोधन जब ऐसा कहते हैं, जब ऐसी खबरें हम पढ़ते हैं तो याद रखिएगा, इसको पढ़ते समय इस बात को ध्यान दीजिएगा कि कोई भी संशोधन कब वो संशोधन कहलाता है। तो इस संबंध में 2 प्रकार की खबर आएगी। जैसे 105वां संशोधन है, इसी को लेकर हम देखें तो ये जब सदन में रखा गया तो 127वां संविधान संशोधन विधेयक के रूप में रखा गया। मतलब कोई भी संशोधन का जो प्रस्ताव है वो प्रस्ताव जब सदन में है, मतलब जब तक तीनों सदन की सहमति न मिल जाए तब तक उसको क्या कहेंगे, संशोधन विधेयक कहा जाएगा। ठीक है। जैसे 105वां संशोधन की बात करें, जब ये सदन में प्रक्रिया में था, ये प्रक्रिया में सहमति के लिए था, तब इसको नाम क्या दिया गया, 127वां संशोधन संविधान संशोधन विधेयक। लेकिन जब तीनों अंगों की सहमति मिल जाती है तो इसका नंबर चेंज हो जाएगा, और जब इसको तीनों अंगों की सहमति मिल गई, मतलब राष्ट्रपति की सहमति लास्ट में मिल गई, तब ये किस नाम से जाना गया, 105वां संविधान संशोधन अधिनियम। मतलब विधेयक की जगह इसके बदले में क्या प्रयोग हुआ, विधेयक की जगह इसको अधिनियम कहा गया। ठीक है। तो इसी अधिनियम को हम क्या कहते हैं, 105वां। बात समझ में आ रही है। तो इन शब्दों को ध्यान दीजिएगा, जब तक कोई भी प्रस्ताव प्रोसेस में है, बिल है, तो उसको हम क्या कहते हैं, विधेयक या बिल कहेंगे। ठीक है। और जब वो ओके हो जाए, राष्ट्रपति की सहमति भी मिल जाए, तो उसको फिर हम विधेयक नहीं कहेंगे, बल्कि उसको हम संविधान संशोधन के नंबर में डाल देंगे कि 105वां संविधान संशोधन। अब सवाल ये उठता है कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा संविधान भारत का है, विश्व का सबसे अच्छा संविधान भारत का ही है, तो फिर इतने सारे संशोधन करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो याद रखिएगा, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, और जब संविधान बनाया गया, लागू किया गया, उस समय की परिस्थितियां बिल्कुल अलग थीं, और आज परिस्थितियां काफ़ी बदल चुकी हैं। अब नए नए कॉन्सेप्ट आ चुके हैं। अब इन नए कॉन्सेप्ट को भारत में लागू करना है तो संविधान में जगह देनी होगी, और संविधान में जगह देनी होगी तो संविधान संशोधन करना होगा। जैसे सर्विस टैक्स, या बहुत अच्छा एग्जांपल है अभी का जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब ये कॉन्सेप्ट 1950 में जब संविधान लागू हुआ भारत का, उस समय पूरी दुनिया में नहीं था, तो हमारे संविधान निर्माताओं के मन में कहाँ आएगा। लेकिन अब ये पूरी दुनिया में धीरे धीरे अपना आकार प्रकार ले रहा है, तो भारत में भी जीएसटी को लागू करना है। अब भारत में जीएसटी को लागू करना है, भारत में लाना है, तो निश्चित है कि संविधान संशोधन करना पड़ेगा। तो समय और परिस्थितियों के अनुसार अपने देश को व्यवस्थित और फिट बनाए रखने के लिए संविधान संशोधन बहुत आवश्यक है, और ये हमारे देश के संविधान की
सबसे बड़ी अच्छाई है कि उसमें संशोधन आसानी से किया जा सकता है। अभी तक भारत में कौन कौन से संविधान संशोधन किए जा चुके हैं? तो जैसा कि मैं बता चुका हूँ 105 संविधान संशोधन हो चुके हैं। तो हम एग्ज़ाम के हिसाब से देखें कि उनमें से प्रमुख कौन से हैं, तो ज़्यादा नहीं, लगभग 25 संविधान संशोधन ऐसे हैं जो अक्सर परीक्षाओं में न केवल पूछे जाते हैं बल्कि भविष्य में भी पूछे जाते रहेंगे। तो इन 25 या 26 मान लीजिए संविधान संशोधन को देखते हैं कौन कौन सा। तो याद रखिएगा, पहला संशोधन, ये जो प्रथम संशोधन था, इसको ज़रूर याद रखिएगा। कब किया गया? तो याद रखिएगा 1951 में। और इसको क्यों किया गया, क्यों आखिर संविधान संशोधन किया गया? तो याद रखिएगा 9वीं अनुसूची को जोड़ने के लिए। और इसमें ये याद रखिएगा कि 9वीं अनुसूची में आखिर कैसे विषय रखे गए हैं। तो इसमें उस समय रखा गया भूमि सुधार, कृषि सुधार, इन सब विषयों को रखा गया। और 9वीं अनुसूची के साथ ये प्रावधान कर दिया गया कि 9वीं अनुसूची के विषयों पर बनाए गए नियम कानून को लेकर कोई भी व्यक्ति न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकता। मतलब 9वीं अनुसूची के विषय को न्यायालय के दायरे से बाहर रखा गया। लेकिन अभी हाल में क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट एक्टिव हुई और उसने इस मामले में निर्णय दिया है कि ठीक है, न्यायिक समीक्षा के बाहर का है, लेकिन किंतु परंतु अगर ऐसा माना जाएगा कि वो विषय संविधान के मौलिक ढांचे को प्रभावित कर सकता है या करता है, तो वहाँ पे न्यायालय को समीक्षा करने का अधिकार होगा। तो जो भी हो, 9वीं अनुसूची रखा गया और 9वीं अनुसूची में मुख्यतः भूमि सुधार और कृषि संबंधी कानून को रखा गया। ठीक है, हम देखिए दूसरा जो है वो 7वां संविधान संशोधन। और इस 7वें संशोधन के द्वारा क्या किया गया? तो हमको मालूम है कि 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई और इस राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा सरकार को सलाह दिया गया कि 16 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण किया जाए। तो सरकार ने उसकी सलाह को देखते हुए कुल मिला के 14 राज्यों का गठन किया था। तो याद रखिएगा 7वां संशोधन क्या था? राज्यों का गठन। तो राज्यों का जो गठन 1956 में किया गया वो कौन से संविधान संशोधन के द्वारा किया गया? तो याद रखिएगा 7वें संशोधन के द्वारा किया गया। कितने राज्य बनाए गए? 14 राज्य। सिफारिश 16 राज्य की थी, लेकिन 14 राज्य बनाए गए और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। ठीक है, इसके बाद अगला महत्वपूर्ण संशोधन कौन सा? तो वो है 10वां संशोधन, 1961 में किया गया। और इसके द्वारा क्या किया गया? तो याद रखिएगा दादर एवं नागर हवेली को भारतीय क्षेत्र में शामिल किया गया। किसके पास था ये दादर एंड नागर हवेली? तो याद रखिएगा कि ये पहले पुर्तगालियों के पास था। तो पुर्तगालियों से लेकर भारतीय क्षेत्र में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में इसको स्थापित किया गया। कब किया गया? 1961 में। ठीक है, इसके बाद हम देखें अगला संविधान संशोधन, वो है 12वां। कब किया गया? तो याद रखिएगा 1962। और इसके द्वारा हम देखें गोवा को भी पुर्तगालियों से लिया गया और भारतीय क्षेत्र में शामिल किया गया। कब की बात है? तो याद रखिएगा 1962। और गोवा के साथ दमन एंड दीव को भी शामिल किया गया, भारतीय क्षेत्र में शामिल किया गया। कौन से नंबर का संशोधन था? तो याद रखिएगा 12वां संशोधन। अगला हम देखें 14वां संशोधन। और 14वां संशोधन क्या था? तो याद रखिएगा इस संशोधन के द्वारा पुडुचेरी, पहले पौंडीचेरी कहते थे, अभी पुडुचेरी के अलावा और भी हिमाचल प्रदेश, ठीक है, गोवा, इन सब केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा, मतलब जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि की स्थापना की गई। तो इन सब केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभाओं का अस्तित्व लाया गया। कौन से संशोधन के द्वारा? 14वें संविधान संशोधन के द्वारा। इसके बाद हम अगला संशोधन देखें, कौन सा? 24वां संविधान संशोधन। और 24वां संविधान संशोधन कब किया गया? तो याद रखिएगा 1971 में। और ये बहुत महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है। क्यों? क्योंकि गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के केस में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था कि संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार नहीं है। तो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को निष्क्रिय करने के लिए ही
24वां संविधान संशोधन लाया गया और ये स्पष्ट कर दिया गया कि संसद को संविधान में संशोधन करने का पूरा अधिकार है। और इसी संशोधन में राष्ट्रपति के बारे में भी संशोधन किया गया कि किसी भी संविधान संशोधन को लेकर राष्ट्रपति सहमति देने के लिए बाध्य होंगे, वीटो का प्रयोग नहीं कर सकते। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण संशोधन है, याद रखिएगा, 24वां संविधान संशोधन। इसके बाद हम अगला देखें 26वां संविधान संशोधन, और ये भी 1971 को ही किया गया। और इस संशोधन के द्वारा क्या किया गया, राजा महाराजा जो थे, इन राजा महाराजाओं का प्रीवी पर्स मतलब इनकी रियासतों को भारत में शामिल किया गया। तो उसके एवज में इनको कुछ पेंशन दी जाती थी, हर साल कुछ रकम दी जाती थी। तो 1971 में क्या किया गया, ये सब चीज़ें बंद कर दी गई, प्रीवी पर्स समाप्त कर दिए गए, पेंशन का जो प्रावधान था वो सब समाप्त कर दिया गया। कब किया गया, तो याद रखिएगा 1971 में। कौन से संशोधन के द्वारा, तो वो भी याद रखिएगा 26वें संशोधन के द्वारा किया गया। इसके बाद हम अगला प्रमुख संशोधन देखें 8वां, तो वो है 42वां संविधान संशोधन। इस 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा गया है। क्यों, क्योंकि इस 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 59 प्रकार के नए नए प्रावधान भारतीय संविधान में जोड़े गए। 59 प्रकार के, इतना बड़ा संशोधन कोई दूसरा नहीं है। इसीलिए इस 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा गया। हम देखें इस 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए। तो बहुत सारे 59 प्रकार के नए प्रावधान कौन से संशोधन से, 42वें संविधान संशोधन से किए गए। यहाँ पर ये याद रखिएगा कि ये संविधान संशोधन 42वां किस समिति की सिफारिश पर किया गया, तो याद रखिएगा सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ये 42वें नंबर का संविधान संशोधन किया गया। इसके बाद हम देखें अगला 44वां संविधान संशोधन, जो कि कब किया गया, 1978 में। और इस संशोधन के द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया, और वो प्रावधान कौन सा था, संपत्ति का मौलिक अधिकार हटा दिया गया। मतलब संपत्ति को कानूनी अधिकार बना दिया गया। ये मौलिक अधिकार क्या होता है, कानूनी अधिकार क्या होता है, ये दोनों में क्या अंतर है, आगे चलकर जब मौलिक अधिकारों की क्लास होगी तो आपको ये अंतर भी बताया जाएगा। बहरहाल संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया। कौन से संशोधन के द्वारा, 44वां। और इसके अलावा और क्या किया गया, तो वो भी याद रखिएगा कि आपातकाल के संबंध में प्रावधान किया गया। जब 352 का आपातकाल लागू होता है तो पहले 3 प्रकार के आधार थे, ठीक है। उन 3 आधार में एक आधार का दुरुपयोग किया गया, कौन सा, आंतरिक अशांति। तो आंतरिक अशांति के आधार को 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया। अब सिर्फ 2 ही आधार, एक तो सशस्त्र विद्रोह और दूसरा विदेशी आक्रमण, सिर्फ 2 ही आधार पर देश में आपातकाल लागू हो सकता है। आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल का जो प्रावधान है वो हटा दिया गया। कौन से संशोधन से, तो याद रखिएगा 44वें संविधान संशोधन से, ठीक है। अगला हम संविधान संशोधन देखें, ये 52वां संविधान संशोधन किससे संबंधित था, अच्छा कब किया गया, तो याद रखिएगा 1985। और किससे संबंधित था, दल बदल कानून। और इस दल बदल कानून को भारत में लागू करने के लिए संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई, तो याद रखिएगा 10वीं अनुसूची। मूलतः 8 अनुसूची थी, 9वीं अनुसूची के लिए पहला संशोधन किया गया, और 10वीं अनुसूची कौन से संशोधन के द्वारा जोड़ी गई, तो याद रखिएगा 52वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। और इस संशोधन में 10वीं अनुसूची जोड़कर उसमें दल बदल विरोधी कानून को रखा गया, क्या कि एक पार्टी से जीतकर दूसरी पार्टी में ज्वाइन करना, इस प्रकार की गतिविधियों को रोकने के लिए पहला उपाय किया गया दल बदल कानून। तो याद रखिएगा 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, कौन से संशोधन से, 52वें संविधान संशोधन से, ठीक है। और दल बदल को भी याद रखिएगा। इसके बाद अगला प्रमुख संशोधन देखें, 58वां 58 नंबर का संविधान संशोधन, ये किया गया था 1987 में। और इसके द्वारा संविधान का प्रमाणिक हिंदी संस्करण बनाने के लिए संविधान का प्रमाणिक हिंदी संस्करण बनाने के लिए राष्ट्रपति को अधिकृत किया गया। और इसके लिए संविधान में कौन सा नया आर्टिकल जोड़ा गया, तो वो भी नोट कर लीजिएगा,
394 का 394 का संविधान में जोड़ा गया और इसमें ये प्रावधान किया गया कि भारतीय संविधान का प्रमाणिक हिंदी संस्करण राष्ट्रपति के नेतृत्व में किया जाए। तो कौन सा संशोधन था, याद रखिएगा, 58वां संविधान संशोधन। अगला प्रमुख संशोधन कौन सा, 12वें नंबर का, और वो है 61वां संविधान संशोधन। और 61वां संविधान संशोधन कब किया गया, तो याद रखिएगा 1989 में। और इस संशोधन के द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया गया और वो था वयस्क मताधिकार की आयु को कम कर दिया गया। वयस्क मताधिकार की आयु पहले 21 वर्ष हुआ करती थी और 21 से कम करके अब कितना कर दिया गया, 18 वर्ष। 18 वर्ष से अधिक उम्र का हर भारतीय नागरिक चुनाव में वोट दे सकता है। तो ये वयस्क मताधिकार की आयु 21 से कम करके 18 किया गया। कौन से संविधान संशोधन से, 61वें संविधान संशोधन से। अगला प्रमुख 69 नंबर का संविधान संशोधन, और ये किया गया 1991 में, 1991 में। और इससे दिल्ली को क्या किया गया, NCR राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र डिक्लेयर किया गया, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के रूप में डिक्लेयर किया गया, विकसित किया गया। और दिल्ली में विधानसभा मतलब जनता के प्रतिनिधियों का चुनाव करना, दिल्ली में सरकार का गठन करना, ये सब कब से दिया गया है, तो याद रखिएगा 69 नंबर के अमेंडमेंट से, संविधान संशोधन से ये किया गया है कि दिल्ली को NCR के रूप में कन्वर्ट किया गया। ठीक है, अगला संविधान संशोधन हम देखें, और ये 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1993 में। और इस संशोधन के द्वारा क्या किया गया, तो याद रखिएगा संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। और इस 11वीं अनुसूची में कौन सा भाग रखा गया, भाग 9। और 11वीं अनुसूची के भाग 9 में क्या विषय रखा गया, तो वो भी याद रखिएगा पंचायती राज। भारत में पंचायती राज व्यवस्था, पूरे भारत में एक जैसा पंचायती राज व्यवस्था लागू करने के लिए कौन सा संशोधन किया गया, 73वां संविधान संशोधन किया गया। और ये याद रखिएगा कि इसी 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में 10 के बदले में 11 अनुसूची हो गई। 10वीं अनुसूची हम देखें 52वें संशोधन के द्वारा की गई थी, 9वीं अनुसूची पहले संशोधन, 10वीं अनुसूची 52वें संशोधन, और 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन। और 73वें संविधान संशोधन का विषय क्या है, पंचायती राज व्यवस्था। ठीक है, इसके बाद अगला हम देखें कौन सा, तो याद रखिएगा 74 नंबर का संविधान संशोधन, और ये भी किया गया था 1993 में। और इस संशोधन के द्वारा हम देखें संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई और संविधान में भाग 9 जोड़ा गया। और इसका विषय क्या रखा गया, नगरीय निकाय, मतलब जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में सत्ता का विकेंद्रीकरण करके ग्राम पंचायत स्थापित किए गए, बिल्कुल वैसे ही शहरी क्षेत्रों में सत्ता का विकेंद्रीकरण करके नगरीय निकायों की स्थापना की गई। कौन से संशोधन के द्वारा, तो याद रखिएगा 74वें संशोधन के द्वारा। और ये भी याद रखिएगा 12वीं अनुसूची को इसमें संविधान में जगह दी गई। ठीक है, अगला संशोधन हम देखें 84 नंबर का संविधान संशोधन, और ये किया गया 2001 में। और इस संशोधन कौन सा, 84 नंबर के संविधान संशोधन से ये प्रावधान किया गया कि लोकसभा और विधानसभा की सीटें 2026 तक यथावत रहेंगी, मतलब 2026 तक इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। इसके पहले ये प्रावधान था कि 2001 में लोकसभा और सभी राज्यों की विधानसभा की सीटों में परिवर्तन किया जाएगा जनसंख्या के आधार पे, लेकिन 71 से लेकर 2001 के बीच में ये देखा गया, बल्कि ऑब्जेक्शन भी लिया गया कि दक्षिण भारतीय राज्य इस दौरान अपनी जनसंख्या को नियंत्रित करने में सफल हो गए। इसके उल्टा उत्तर भारतीय राज्य वो जनसंख्या को बढ़ाते रह गए। तो अब अगर उस जनसंख्या के आधार पर अगर सीटों की संख्या में कम ज़्यादा किया जाता है तो इससे दक्षिण भारतीय राज्यों को नुकसान होगा। तो उनका ऑब्जेक्शन बिल्कुल सही पाया गया। उत्तर भारतीय राज्यों को निर्देश दिया गया कि आप अपनी जनसंख्या को नियंत्रित करिए। तो ये विषय टाल दिया गया है 2026 तक के लिए। जो भी सीटों में परिवर्तन होगा वो 2026 के बाद ही होगा।
कौन से संशोधन के द्वारा? तो याद रखिएगा 84 नंबर के संविधान संशोधन के द्वारा ऐसा किया गया। ठीक है, अगला संशोधन हम देखें 2002 में ये 86 नंबर का जो संविधान संशोधन किया गया, इससे बहुत ही महत्वपूर्ण काम ये हुआ कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार उपलब्ध करा दिया गया। इस संशोधन के द्वारा हम देखें एक बहुत बड़ा परिवर्तन मौलिक अधिकारों को लेकर हुआ कि मौलिक अधिकारों में 21 का जोड़ के इसको शामिल किया गया। पहले ये नीति निर्देशक तत्वों में था, आर्टिकल 45 में था, और जैसा कि मालूम ही है कि नीति निर्देशक तत्वों की किसी बात के लिए आप सरकार को बाध्य नहीं कर सकते, वो सरकार की इच्छा के ऊपर निर्भर होता है। तो संविधान संशोधन करके इसको नीति निर्देशक तत्वों से शिफ्ट करके कहाँ लाया गया? मौलिक अधिकारों में लाया गया। और कौन से आर्टिकल में जगह दी गई है? अनुच्छेद 21 का। तो ये 86 नंबर का संविधान संशोधन भी आप याद रखिएगा। टोटल कितने हो गए? 17। अगला देखें, हम देखें 18वें नंबर का, तो वो है 89 नंबर का संशोधन, और ये किया गया था 2003 में। और इस संशोधन के द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग जो कि कंबाइंड थे पहले, उनको सेपरेट किया गया। मतलब इस संशोधन के द्वारा क्या किया गया? अनुसूचित जाति आयोग अलग किया गया, और इसके साथ साथ अनुसूचित जनजाति आयोग भी अलग से बनाया गया। तो इस तरह से हम देखें इस संशोधन के द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग को दो अलग अलग भागों में बांटकर दोनों अलग अलग आयोग बनाकर दोनों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो आप ये याद रखिएगा कौन से नंबर का संशोधन था? 89 नंबर का संशोधन था। अगला प्रमुख संविधान संशोधन हम देखें 91 नंबर का संविधान संशोधन, और ये किया गया था 2003 में। और इस संशोधन के द्वारा दो महत्वपूर्ण काम किए गए। पहला काम ये किया गया कि मंत्रिपरिषद का आकार, ये तय किया गया कि मंत्रिपरिषद का आकार सदन के संख्या का 15% से ज़्यादा नहीं हो सकते। मतलब सदन की कुल संख्या अगर 100 है, चाहे वो विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, कुल संख्या अगर 100 है तो मैक्सिमम कितने मंत्री हो सकते हैं? 15, मुख्यमंत्री मिलाकर या प्रधानमंत्री मिलाकर। और छोटे राज्यों के लिए भी प्रावधान किया गया कि अगर 15% ज़्यादा है, कम है, तो आपके यहाँ 12 मंत्री हो सकते हैं। तो 15% ज़्यादा है तो आप वो रख लीजिए, अगर 12 ज़्यादा है तो आप वो रख लीजिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण संशोधन था कि मंत्रिपरिषद का आकार निश्चित किया गया। और दूसरा एक और प्रावधान किया गया, और वो था दल बदल कानून। पुराने दल बदल कानून में कुछ विसंगतियाँ थीं। ये था कि अगर किसी पार्टी के 1/3 लोग अगर पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी ज्वाइन करते हैं तो उनका मान्य होगा। तो इस समय तक क्या था, बहुत सारी छोटी छोटी पार्टियां आ गई, किसी के 8 सांसद, किसी के 6 सांसद, किसी के 12 सांसद। अब ये 2-3 सांसद कभी भी इस पार्टी से उस पार्टी जाकर लेन देन करने लग गए। तो ये सब रोकने के लिए ये 1/3 का जो फार्मूला है वो समाप्त कर दिया गया। तो दल बदल कानून में भी संशोधन किया गया। कौन से संशोधन के द्वारा? 91 नंबर के संविधान संशोधन। दो प्रावधान याद रखिएगा, मंत्रिपरिषद का आकार और दल बदल कानून पर संशोधन किया गया। अगला प्रमुख संशोधन हम देखें 94 नंबर का संविधान संशोधन, और ये किया गया 2006 में। और इस संशोधन के द्वारा छत्तीसगढ़ और झारखंड, इन दोनों ही राज्यों में अनुसूचित जनजाति मंत्रालय का स्थापित करना अनिवार्य कर दिया गया कि इन दोनों राज्यों में अनुसूचित जनजाति एक मंत्रालय अनिवार्य रूप से होगा ही। इसके पहले ये 2 राज्य ही नहीं, इसके पहले हम देखें इन दोनों के पहले एमपी में भी यही प्रावधान था और उड़ीसा में भी यही प्रावधान था। तो एमपी उड़ीसा के बाद ये 2 राज्य जहां अनिवार्य रूप से अनुसूचित जनजाति मंत्रालय होगा। कौन कौन से? एक तो छत्तीसगढ़ और एक झारखंड।
कौन से संशोधन के द्वारा किया गया? तो याद रखिएगा 94 नंबर के अमेंडमेंट से ऐसा किया गया। अगला प्रमुख संशोधन हम देखें 97 नंबर का संविधान संशोधन, और ये किया गया 2011 में। और इसके द्वारा क्या किया गया? सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। सहकारी समिति बनाने का दर्जा जो है संवैधानिक कर दिया, और तो और सहकारी समिति बनाने का मौलिक अधिकार भी दे दिया गया। और इसके द्वारा मौलिक अधिकारों में कौन सा जोड़ा गया? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 19(1) ब्रैकेट में ग एक नया प्रावधान जोड़ा गया, और इस प्रावधान के द्वारा भारत में हर व्यक्ति को सहकारी समिति बनाने का मौलिक अधिकार दिया गया। तो सहकारिता की भावना को बढ़ाने के लिए कौन सा संशोधन किया गया है? तो याद रखिएगा 97 नंबर का संशोधन किया गया, जिसके द्वारा ये नया आर्टिकल जोड़ा गया 19(1) ग, और हर व्यक्ति को सहकारी समिति बनाने का मौलिक अधिकार दिया गया। अगला प्रमुख संविधान संशोधन हम देखें 99वां संविधान संशोधन, 99 नंबर का संविधान संशोधन, और ये किया गया था 2014 में। और इसके द्वारा क्या किया गया? राष्ट्रीय न्यायिक आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया। और ये राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का काम क्या था कि वो न्यायाधीशों की नियुक्ति की जो पुरानी परंपरा थी, कोलेजियम प्रणाली, उसको समाप्त करके एक नया सिस्टम लाना था। कौन से, किसके द्वारा? राष्ट्रीय न्यायिक आयोग के द्वारा। तो इसे सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायपालिका में हस्तक्षेप माना और इसको रद्द कर दिया गया। तो याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट यहाँ एक्टिव हुई और इस संशोधन को रद्द कर दिया गया। कौन सा संशोधन? 99 नंबर का। क्या प्रावधान था? न्यायिक आयोग, और ये सुप्रीम कोर्ट में जो कोलेजियम प्रणाली है उसको समाप्त करने का प्रावधान था। तो न्यायपालिका में हस्तक्षेप मानते हुए इसको सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करके रद्द घोषित कर दिया। ठीक है, अगला संशोधन हम देखें 101 नंबर का संशोधन, और 101वां संशोधन कब किया गया? तो ये किया गया 2016 में। और 2016 में इस संशोधन के द्वारा क्या किया गया? GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स का कॉन्सेप्ट भारत में लागू किया गया। और GST को पूरे देश में कब लागू किया गया? तो याद रखिएगा 1 जुलाई 2017, इसी दिन से पूरे देश में लागू कर दिया गया। ठीक है, अगला संशोधन हम देखें 102 नंबर का संविधान संशोधन, और ये किया गया था 2018 में। और इस संशोधन के द्वारा क्या किया गया? एक राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। मतलब पूरे देश में जो अदर बैकवर्ड कास्ट हैं वो उनकी सूची एक जैसी होनी चाहिए। तो ऐसा प्रावधान करने के लिए एक आयोग का स्थापना किया गया, और ये आयोग राष्ट्रपति को सलाह देगा। तो देश के किसी भी राज्य में कोई भी जाति OBC में है या नहीं है, तो राष्ट्रपति की सलाह लेकर ही ऐसा हो। तो कुल मिला के राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कौन से संशोधन के द्वारा की गई? 102 नंबर के संशोधन के द्वारा की गई। इसके बाद 103 नंबर का हम देखें, ये किया गया था 2019 में। और इस संशोधन के द्वारा क्या किया गया था? EWS मतलब सामान्य वर्ग के लिए 10% का आरक्षण। ये 10% का आरक्षण किनको दिया जाएगा सामान्य वर्ग के? तो याद रखिएगा EWS मतलब इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के सामान्य वर्ग के लोगों को 10% का आरक्षण। कौन सा संशोधन था? तो वो याद रखिएगा 103 नंबर का संविधान संशोधन। कब किया गया था? 2019 में। बहुत ही महत्वपूर्ण है, जरूर आएंगे क्वेश्चन। इसके बाद 104 नंबर का हम देखें, और ये संशोधन किया गया 2020 में। और इस संशोधन के द्वारा जो सामान्यतः लोकसभा और विधानसभा की सीटों में ST SC आरक्षण होता है वो 10-10 साल के लिए बढ़ा दिया जाता है। हर 10 साल में ऐसा किया जाता है। तो इसके द्वारा भी किया गया 104 नंबर के संशोधन के द्वारा ST SC आरक्षण लोकसभा और राज्यसभा में, विधानसभा में अगले 10 सालों के लिए मतलब 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया। ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इसमें यह है कि जो एंग्लो इंडियन हमको मालूम है कि लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 2 एंग्लो इंडियन नॉमिनेट किए जाते थे, और सभी राज्यों की विधानसभा में राज्यपाल के द्वारा 1 एंग्लो इंडियन। तो ये जो प्रावधान था
इसको समाप्त कर दिया गया। एंग्लो इंडियन का मनोनयन का प्रावधान समाप्त कर दिया गया। कौन से संशोधन के द्वारा? 104 नंबर के संविधान संशोधन के द्वारा। इसके बाद हम देखें अगला 105वां संशोधन, और ये आया है 2021 में। और इस संशोधन के द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान ये किया गया कि याद करिए कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना की गई। और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग क्या करेगा? पूरे देश में ओबीसी की लिस्ट तैयार करेगा। मतलब राज्यों को इस मामले में जो अधिकार था वो छिन गया था। राज्य अपने हिसाब से ओबीसी की लिस्ट तैयार नहीं कर सकते थे। तो इसी बुराई को दूर करने के लिए 105वें नंबर का संशोधन किया गया, और इस संशोधन के 2021 में किया गया, और राज्यों को ये अधिकार फिर से दे दिया गया। मतलब जो अधिकार पहले था कि हर राज्य अपने अपने यहाँ की ओबीसी की लिस्ट बनाएंगे, ये अधिकार इस संशोधन के द्वारा ख़त्म कर दिया गया था, लेकिन फिर से लागू कर दिया गया 105वें संशोधन के माध्यम से। तो वर्तमान स्थिति ये है कि सभी राज्य अपने अपने राज्यों की ओबीसी की लिस्ट बनाएंगे और केंद्र अपने हिसाब से बनाएगा। ठीक है, तो ये अब तक के सबसे महत्वपूर्ण कितने संशोधन? 27 संशोधन हैं। एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और भविष्य में भी पूछे जाते रहेंगे। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और अगर आपको पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।